नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाभारत काल की कथा तो आपने सुनी होगी, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने न सुनी हो। और धृतराष्ट्र नाम के चरित्र के बारे में भी पढ़ा सुना होगा। तो धृतराष्ट्र महाभारत काल में ही नहीं हुआ करते थे। आज भी इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में, या कहें इस कल युग में आज भी धृतराष्ट्र होते हैं। और भारतीय राजनीति में तो ऐसे धृतराष्ट्रों की भरमार है जो अपने परिवार और अपने पुत्र पुत्री से आगे देखने को ही तैयार नहीं। वो बात करेंगे जनतंत्र की, वो बात करेंगे समाजवाद की, वो बात करेंगे समानता की, वो बात करेंगे सबको समान अवसर देने की, वो बात करेंगे ग्रास रूट वर्कर्स की, वो बात करेंगे कि कैसे जो नीचे का वर्कर है, जो मतलब ग्राउंड लेवल से काम करता है, उसको अवसर मिलना चाहिए ऊपर आने का, आगे बढ़ने का। वो सबकी बात करेंगे। लेकिन जब फैसला लेने का समय आएगा, जब निर्णय लेने का समय आएगा कि सत्ता किसको सौंपी जाए, और वो सत्ता ज़रूरी नहीं है कि सरकार की बात, संगठन की भी सत्ता होती है और बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सत्ता की बागडोर किसको सौंपी जाए, संगठन की बागडोर किसको सौंपी जाए, या सरकार की बागडोर किसको सौंपी जाए, तो उन्हें परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, बड़े लंबे समय बाद, कई दशकों बाद। करीब 21-22 साल तो सोनिया गांधी अकेले ही अध्यक्ष रहीं, और कांग्रेस के इतिहास की वो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली शख्सियत बन चुकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल की स्थिति क्या है। और कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसको बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं खास तौर से, उन्होंने उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया। उनको लगा कि जब कांग्रेस ऐसा करके सफल हो सकती है, उसको कामयाबी मिल सकती है, तो हमें क्यों नहीं। तो सबने यही किया। पहले पार्टियां बनी विचारधारा के आधार पर, फिर कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर, फिर जाति के आधार पर, और जाति से भी फिर वो उनका संकुचन हुआ तो वो परिवार की पार्टियां बन गई। अब देश में जितनी पार्टियां हैं, एक दो को अपवाद के रूप में मान लें, जैसे जनता दल यूनाइटेड है इस तरह की, या अब AIADMK है, तो लगभग सभी क्षेत्रीय दल परिवार की पार्टियां बन चुके हैं। इस सूची में बीजू जनता दल को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें नवीन पटनायक ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया राजनीति में। उनके परिवार से कोई उनका राजनीतिक वारिस होगा ऐसा अभी नज़र नहीं आता। लेकिन उसके अलावा आप नज़र दौड़ाकर देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब जगह आपको नज़र आएगा कि परिवार की पार्टियां, और पार्टी का जो मुखिया है, जिसने संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया है, वो जब शिखर पर पहुंचता है, शीर्ष पर पहुंचता है, तो उससे उस समय परिवार के अलावा सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके जब पद देने की बात होती है, ख़ास तौर से सर्वोच्च पद, तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार के लोगों का चेहरा होता है। चयन उसको उसमें से करना होता है कि परिवार के लोगों में से किसको सौंपा जाए। वो फिर पार्टी को नहीं देखता, वो फिर विचारधारा को नहीं देखता, वो पार्टी के भविष्य को भी नहीं देखता। उसे लगता है पार्टी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ परिवार के हाथों में सुरक्षित रह सकता है। हम आप भी मानने लगे हैं, फलां पार्टी, अगर परिवार का कोई व्यक्ति जो है अध्यक्ष नहीं बना, उसको विरासत नहीं मिली राजनीतिक, तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, डूब जाएगी। लंबे समय से कांग्रेस के बारे में ऐसी बात हो रही है। लेकिन आज का संदर्भ महाराष्ट्र का है। फिर से एक बार, अभी परसों ही महाराष्ट्र पर एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के बाद ये खबर आई कि NCP के अध्यक्ष, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर अपनी बेटी को पार्टी की कमान सौंप दी। कहने को 2 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, सुप्रिया सुले उनकी बेटी और प्रफुल्ल पटेल। सबको मालूम है कि प्रफुल्ल पटेल NCP में फंड मैनेजर हैं। इससे ज़्यादा की उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है, वो चुनाव जिता नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी ज़रूरत है। तो हर युग में भामाशाह की ज़रूरत होती है, तो प्रफुल्ल पटेल की भी ज़रूरत है। लेकिन सुप्रिया सुले, जिनका राजनीति में योगदान सिर्फ इतना है कि वो शरद पवार की बेटी हैं और लोकसभा में चुनी जाती हैं क्योंकि उनके पिता ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उनके जो घर की कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी, वो उनके लिए खाली कर दी है।
इससे ज़्यादा सुप्रिया सुले का भारतीय राजनीति में, और भारतीय राजनीति छोड़िए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कोई योगदान नहीं है। वो विधानसभा की एक सीट किसी को अपने तौर पर टिकट देकर नहीं जिता सकती हैं। एनसीपी को अगर संगठन की दृष्टि से देखें, उसको किसी ने खड़ा किया या मैं तो कहता हूँ बचा कर रखा है। अगर इसको पार्टी को खड़ा करना कहते हैं तो पता नहीं जो है पार्टी को गिराना क्या कहते हैं। अगर 25 साल में आप अपनी पार्टी को एक प्रदेश, जहां जो आपका गढ़ है, जो आपका गृह प्रदेश है, वहां भी नंबर 1 की पार्टी नहीं बना पाए, तो फिर मतलब आपकी राजनीति पर सवाल तो उठना ही चाहिए। लेकिन जो कुछ भी है एनसीपी के पास, ज़मीन पर उसको खड़ा करने वाले, उसको बचा कर रखने वाले, उसको चलाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आता है उसमें, वो है अजीत पवार का। अजीत पवार के साथ बैगेज भी बहुत है, उन्हीं पर भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप हैं एनसीपी में। लेकिन पार्टी में आप किसी से बात करें, सब मानेंगे कि पार्टी चलाते तो अजीत पवार है, उनको दादा कहा जाता है। अजीत दादा पार्टी चलाते हैं, वही चला सकते हैं पार्टी। लेकिन शरद पवार को जब फैसला करने का समय आया, ये अजीत पवार को ये मालूम था। जब पिछले महीने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था शरद पवार ने कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं, तब भी अजीत पवार को पता था कि दरअसल पार्टी की कमान सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं। पहले कहा जाता रहा कि नहीं देखिए, सुप्रिया सुले जो है लोकसभा में है तो राष्ट्रीय राजनीति में इंटरेस्टेड है, राज्य की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए वो राष्ट्रीय राजनीति देखेंगे और महाराष्ट्र का जिम्मा जो है अजीत पवार पर होगा। शरद पवार को एक श्रेय तो जाता है, उन्होंने राज्य नेतृत्व को विकसित करने की कोशिश की, नए नेता खड़े किए। उनमें सबसे चमकता हुआ नाम अगर कोई है तो जयंत पाटिल का है। लेकिन जयंत पाटिल सोच रहे होंगे कि आखिर उनको पार्टी का अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि आप देखिए जो व्यवस्था बनी है उसमें प्रफुल्ल पटेल को छोड़ दीजिए, सुप्रिया सुले पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष होंगी और डी फैक्टो अध्यक्ष होंगी। शरद पवार नाम मात्र के अध्यक्ष रहेंगे, वो बेटी की सत्ता को स्थापित करने के लिए अभी उस पद पर बने हुए हैं, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की प्रभारी भी होंगी। अब आप इस बात को समझिए, जयंत पाटिल और अजीत पवार दोनों को रहते हुए, जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजीत पवार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और सुप्रिया सुले जो पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होगी उसकी भी चेयरमैन होंगी। यानी चुनाव में टिकट किसको मिलेगा, टिकट बंटवारे में किसकी चलेगी, इन सब बातों का फैसला सुप्रिया सुले करेंगी, अजीत पवार या जयंत पाटिल नहीं करेंगे। शरद पवार पिछले काफ़ी समय से ये दिखाई दे रहा था कि बड़ी जल्दी में है, बेताबी है, बेचैनी है, किसी तरह से सत्ता का हस्तांतरण करें, अपना राजनीतिक वारिस जो है तय करें। लोग मान कर चल रहे थे, जो खास तौर से एनसीपी में है वो और ज़्यादा, एनसीपी के बाहर जो लोग हैं वो भी मान कर चल रहे थे कि अल्टीमेटली जो है पार्टी की कमान अजीत पवार के हाथ में आएगी, क्योंकि वही पार्टी को चला सकते हैं। लेकिन शरद पवार पहले दिन से इस मत के थे कि पार्टी की कमान उनकी बेटी के हाथ में जाना चाहिए। यानी ये परिवार की संपत्ति है, परिवार में रहनी चाहिए, और परिवार में भी जो है खून के रिश्ते में रहनी चाहिए, और खून के रिश्ते में भी निकट का जो खून का रिश्ता है उसमें रहनी चाहिए। अजीत पवार भी उनके परिवार के ही सदस्य हैं। अब आप देखिए, जब परिवार के अंदर भी चयन का मौका आता है, चुनाव का मौका आता है, तो किस तरह से ये परिवारवादी वंशवादी नेता सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। और ज़रा आप कल्पना कीजिए धृतराष्ट्र से महाभारत काल में क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको शरद पवार और धृतराष्ट्र में, क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको सोनिया गांधी और धृतराष्ट्र में। इसी तरह से चले जाइए, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, आप नाम लेते जाइए, लालू प्रसाद यादव, एक एक करके पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का नाम लेते जाइए और आपके सामने तस्वीर उपस्थित होती जाएगी। सभी पार्टियां, ये जो परिवार वाली पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां, और ये ऐसे समय शरद पवार ने फैसला लिया है जब देश में इन वंशवादी पार्टियों और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ माहौल बनने लगा है, जब लोगों में इसको लेकर एक वितृष्णा का भाव आने लगा है। ऐसा नहीं कि लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते हैं, इसका बार बार मतदाता संकेत देता रहता है।
भविष्य ऐसी पार्टियों का बहुत उज्जवल नहीं है, ये बताता रहता है मतदाता। मतदाता बड़ी लॉन्ग रोप देता है, तुरंत कोई फैसला नहीं करता। उसको कुछ बुरा भी लगता है तो बर्दाश्त करता है और बर्दाश्त करता है, कुछ दिन और मौका देता है। कहते हैं ज़िंदगी में सबको दूसरा मौका मिलता है। मतदाता इस देश का ऐसा है जो कई मौके देता है, फिर भी जो नहीं सुधरता उसके लिए फिर मुश्किल पैदा होती है। इन वंशवादी पार्टियों की जो स्थिति है, आप मान कर चलिए कि अगले एक दशक में बहुत बुरी स्थिति में होंगी। हर पार्टी में विद्रोह होगा, जैसे शिवसेना में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है शिवसेना के मामले में, वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको पलटता नहीं, बदलता नहीं, तो आप मानकर चलिए कि इन वंशवादी पार्टियों में विद्रोह का रास्ता खुल जाएगा। कोई भी व्यक्ति विधायकों और सांसदों का बहुमत लेकर पार्टी पर कब्जा कर सकता है। ये एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया है। उसको वैधानिक और संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। अब मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जो चुनाव आयोग का फैसला है उस पर, अब उस पर निर्भर करता है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, कहा था कि अगर ये फैसला चुनाव आयोग का बना रहता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव नहीं करता है, तो आप मान कर चलिए कि वंशवादी पार्टियों के बुरे दिन आने वाले हैं। वहाँ जो दबे हुए लोग हैं, वहाँ जो जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी मजबूरी है कि वो केवल जी हुजूरी करें, जो परिवार का मुखिया है और उसके जो वंशज हैं उनकी, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। केवल बात ये नहीं कि आप पार्टी से निकलकर एक गुट बना लें या किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये 10th शेड्यूल जो है इसकी इजाज़त देता है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो आपको इस बात की इजाज़त देती है कि अपनी पार्टी से 2/3 सदस्यों को लेकर आप किसी और पार्टी में उस गुट का मर्जर कर दें, विलय कर दें। लेकिन अलग पार्टी बनाने की मान्यता नहीं देता, अलग गुट बनाने की मान्यता नहीं मिलती। लेकिन अगर आप 2/3 लेकर पार्टी पर ही कब्जा कर सकें, तो ये एक नई शुरुआत होगी जो एकनाथ शिंदे ने की है और जिसको एंडोर्स किया है चुनाव आयोग ने। क्योंकि चुनाव आयोग का तर्क क्या था? मुख्य तर्क था कि भाई ये वंशवादी पार्टियां, ये परिवार वाली पार्टियां जो है, इनमें सब कुछ तय होता है, परिवार तय करता है, तो इसलिए कोई डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ फैसला नहीं होता है। तो विधायक दल और संसदीय दल, ये दो हैं जिनके आधार पर फैसला होना चाहिए कि पार्टी का कब्जा किसके पास रहेगा, पार्टी पर प्रभुत्व किसका रहेगा, पार्टी किसके पास रहेगी। जो शरद पवार ने जो फैसला किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को आश्चर्य हुआ होगा उससे, लेकिन अजीत पवार को उससे झटका जरूर लगा होगा। अजीत पवार पहले भी एक बार विद्रोह कर चुके हैं, नवंबर 2019 में, जब 3 दिन की सरकार बनाई थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। अब नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। शरद पवार ने शनिवार को ये बता दिया कि अजीत पवार के लिए एनसीपी में उनका दायरा अब बहुत सीमित हो गया है, उनको सुप्रिया सुले के अंडर में काम करना पड़ेगा। जो उनकी छोटी बहन है, जो राजनीति में उनके सामने नौसिखिया हैं, उनके मातहत उनको काम करना पड़ेगा और उनसे आदेश लेना पड़ेगा और उनके आदेश को मानना और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एनसीपी तभी तक एक है जब तक अजीत पवार इसे बर्दाश्त करने को तैयार है। जिस दिन अजीत पवार तय करेंगे कि अब उनको बर्दाश्त नहीं करना है, अब बहुत हो गया, उस दिन एनसीपी टूट जाएगी। तो मेरा मानना है कि शरद पवार ने अपने इस फैसले से एनसीपी की राजनीतिक विरासत नहीं तय की है, एनसीपी के विभाजन का बीजारोपण किया है। अब ये बीज कब निकलकर जो है वो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, बस इसका इंतज़ार है। बनेगा ये तय है। शरद पवार कृषि के अच्छे जानकार हैं, उनको मालूम होगा कि उन्होंने जो बीज रोपा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वो बीज ही एनसीपी के विभाजन का कारण बनेगा। तो अपने एक तरह से आखिरी बड़े फैसले में शरद पवार ने अपनी पार्टी के टूटने का रास्ता, उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इंतज़ार कीजिए कब तक टूटती है, क्योंकि उस कार्यक्रम से आप 2 चीज़ें नोट कीजिएगा। एक, क्षेत्रीय पार्टी जिसका सब कुछ महाराष्ट्र में है, उसका स्थापना दिवस का 25वें स्थापना दिवस का समारोह कहाँ होता है? दिल्ली में। महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं होता। चुनाव होने वाले हैं,
बीएमसी का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का, लोकसभा का। महाराष्ट्र में नहीं होता है, दिल्ली में होता है। और अजीत पवार इस घोषणा के बाद उस बैठक से उठकर चले जाते हैं। इन दोनों बातों का महत्व समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि पीछे की सारी कहानी क्या है। तब आपको इस बात का अनुमान लग जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।